नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी अजित पवार की राजनीति पर लगा ग्रहण, मंत्रियों और मंत्री पद में कटौती, संभल मामले में रामगोपाल यादव ने की बड़ी मांग, पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर निकाली जमकर भड़ास, दिल्ली संसद भवन पर आप नेताओं ने किया प्रदर्शन, महाराष्ट्र में राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए के तत्काल आवंटन वाला फैसला वापस। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर आपका प्रदर्शन, केंद्र सरकार से संसद में मांगा जवाब। उपचुनाव जीतने वाले विधायकों से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा विपक्षी दल भयभीत, आरोप भी लगा सकते हैं। शिंदे गुट के विधायक उदित सामंत का बड़ा बयान, कहा हम चाहते हैं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने, उनका सरकार में रहना जरूरी। शपथ लेते ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रियों के बिना पहले ही दिन कर डाले कई बड़े फैसले। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बड़ा बयान, कहा उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, पार्टी के किसी और नेता को मौका देंगे। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पिछले सालों में दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों के अंदर ही दिल्ली के अंदर कई बलात्कार, मर्डर और छेड़खानी की घटनाएं हो चुकी हैं। कानून व्यवस्था धाराशायी हो चुकी है। दिल्ली में लगातार हो रही आपराधिक वारदातों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दल टीएमसी के सांसद भी मौजूद रहे। आप सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री से दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सदन में आकर जवाब देने की मांग की। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश की राजधानी अपराधों की राजधानी बन गई है, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। मैंने सदन में नोटिस देकर गृह मंत्री से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर जवाब देने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान आप सांसदों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते गैंग वॉर को लेकर घेरा। सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आज दिल्ली के अंदर वैसे हालात हैं जैसे 90 के दशक में माफिया राज में मुंबई में होते थे। लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान पर जमकर भड़ास निकाली है और उन्होंने दावा किया है कि अंतिम समय में रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे, लेकिन उन्हें भगवान के समान बड़े भाई से मिलने नहीं दिया गया। रामविलास पासवान की मौत के बाद उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बंट गई है, क्योंकि उनके भाई पशुपति पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच विरासत को लेकर जंग छिड़ गई है, जिसमें पशुपति पारस ने पार्टी पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली, लेकिन इसके बाद से चाचा और भतीजे के बीच तल्खियां लगातार बनी रही और दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब एक बार फिर चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर हमला बोलते हुए उन्हें अपशब्द कहे। पशुपति पारस ने अपने भतीजे और केंद्रीय मंत्री और एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग को लेकर कहा कि इस चंडाल के कारण बड़े भाई को अंतिम समय में नहीं देख पाया। कोरोना की वजह बताकर मुझे और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को बड़े भाई साहब से मिलने नहीं दिया गया, जबकि अंतिम समय में बड़े भाई रामविलास पासवान परिवार के सभी लोगों को खोज रहे थे। पशुपति पारस ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। संभल मामले को लेकर प्रशासन पर निशाना साधते हुए सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि संभल में अधिकारियों द्वारा आतंक पैदा किया जा रहा है। अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। संभल मामले को लेकर सियासत अभी भी जारी है। नेताओं द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। विपक्ष इस मामले में कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही बता रहा है और उसके रवैये को लेकर तंज कस रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा जा रहा है। इस बीच अब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल ने संभल हिंसा मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुद्दा ये है कि क्या पीड़ित पक्ष अपना बयान दे पाएगा। प्रशासन पर निशाना साधते हुए सपा नेता ने कहा कि संभल में अधिकारियों द्वारा आतंक फैला दिया जा रहा है। अगर मौजूदा अधिकारियों का वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर कमेटी आएगी तो सही बात सामने आएगी। जब तक ये अधिकारी है तब तक लोग घर से ही नहीं निकलेंगे, जो निकलेंगे उन्हें धमका दिया जाएगा। रामगोपाल यादव ने कहा कि बेहतर होगा कि डीएम, एसपी को और सीओ को हटा दिया जाए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि वो कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है।
संसद की कार्रवाई लगातार स्थगित होने पर और संसद न चल पाने पर सरकार विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वही विपक्ष सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है, सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। इस क्रम में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि वो कौन सा मुद्दा उठाना चाहती है और कब उठाना चाहती है। सरकार ने कहा कि अडानी, मणिपुर, संबल, चीन और विदेश नीति पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि उन्होंने ना तो विषय स्पष्ट किया और ना ही तारीख। जिस दिन वे विषय और तारीख स्पष्ट कर देंगे, हम सदन चला पाएंगे, लेकिन हम सरकार में एक नया अहंकार देख रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि जीएम बीजों से पर्यावरण ही नहीं आम मानव जीवन को भारी नुकसान पहुंचेगा, जिससे कैंसर और त्वचा संबंधित बीमारियां बढ़ने का खतरा लगातार जारी रहेगा, जिसको लेकर उन्होंने पीएम मोदी से अपील की है कि इन बीजों पर बैन लगाया जाए। देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आज के समय में किसान के पास में आय के साधन सीमित होते चले जा रहे हैं। फसलों पर लगातार लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन लागत के अनुपात में किसानों को उसका उचित भाव नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ बदलता हुआ जलवायु परिवर्तन फसलों पर प्रभाव डाल रहा है, जिसका वर्तमान समय में रबी की फसलों पर पूर्णतः असर पहुंच रहा है। ऐसे में संकट के दौर से गुजर रही ग्रामीण खेती आने वाले समय को लेकर चिंतित है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ लेने के तुरंत बाद ही बड़ी घोषणा कर दी है। सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 कर दी है। इस योजना का लाभ प्रदेश की 50 लाख से अधिक महिलाओं को मिलता है। हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ लेने के बाद ही हेमंत सोरेन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोरेन ने ऐलान किया है कि मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी के बैंक खाते में अब 2500 रुपए हर महीने जमा किए जाएंगे। अब तक सरकार इस योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती थी, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने पहले ही निर्णय लिया था कि दिसंबर से इस योजना के तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को 2500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब दिसंबर से हर महीने महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में ये राशि जाएगी। आपको बता दें कि इसकी घोषणा करते वक्त सोरेन ने कहा कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, लेकिन दिन में किसी भी मंत्री ने शपथ नहीं ली। कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में मतदाता सूची और मतदान प्रतिशत में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सुनवाई की मांग की। कांग्रेस ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान और गिनती प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मतदाता सूचियों से मनमाने ढंग से मतदाताओं को हटाया गया और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से अधिक मतदाताओं को जोड़ा गया। पार्टी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मतदाता डेटा पर एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने अपने लेटर में जिक्र किया है कि मनमाने ढंग से हटाने और जोड़ने की इस प्रक्रिया की वजह से जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र में मतदाता सूची में लगभग 47 लाख नए मतदाता शामिल किए गए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि जिन 50 विधानसभा क्षेत्रों में औसतन 50,000 नए मतदाता जोड़े गए, उनमें से 47 सीटों पर सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगियों ने जीत दर्ज की। एकनाथ शिंदे की सरकार में अजित पवार के पास वित्त विभाग था। सरकार में उनके कुल 9 मंत्री थे, लेकिन अब ना तो अजित को वित्त मिलने जा रहा है और ना ही उनके 9 मंत्री सरकार में बन रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले अजित पवार सरकार में हिस्सेदारी लेने के मामले में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। फॉर्मूले के तहत पहले उनके मंत्रियों की संख्या में कटौती की खबर आई और अब विभाग बंटवारे में भी एनसीपी को हल्के मंत्रालय देने की बात कह रहा है। इतना ही नहीं, अजित पवार के वित्त विभाग पर भी बीजेपी की नजर है। एकनाथ शिंदे की सरकार में वित्त विभाग काफी सुर्खियों में रहा। कहा जा रहा है कि अजित का वित्त इस बार बीजेपी अपने पास ही रखेगी। अजित पवार जब चाचा शरद से बगावत कर एनडीए में आए, तब उनके पास कुल 40 विधायक थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर लड़कर अजित ने 41 पर जीत दर्ज की। जीत के मामले में अजित का स्ट्राइक रेट करीब 70% है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।